आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 का जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चंस मिसलेनियस से रहेगा और उस मिसलेनियस का एक सब टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक में जितने भी फैक्ट्स आएंगे कोशिश करेंगे उसको कनेक्शंस के जरिए हम लोग याद रखने का, और जो भी थोड़ा बहुत समझने लायक होगा उसको हम लोग समझेंगे भी। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो इसका पहला टॉपिक पर्यावरण संरक्षण, इसको हम लोग देखेंगे, फिर जैव विविधता को देखेंगे और फिर लास्ट में जलवायु परिवर्तन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर पर्यावरण संरक्षण की बात क्यों कही गई। तो हम सभी जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण और जैवमंडल का काफ़ी क्षति हुआ और विश्व भर में अनेक भयानक दुर्घटनाएं देखने को मिली, खास करके अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे देशों में। तो इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इंसान जो है वो पर्यावरण के महत्व को समझा और फिर इस पे और इसके संरक्षण के लिए सोचना चालू किया। तो यही है इसका कारण, और इससे ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ना। तो पर्यावरण संरक्षण के दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विश्व के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए और फिर हम लोग देखेंगे हमारे भारत देश के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट निकल के आता है स्टॉकहोम सम्मेलन, और दूसरा जो है वो है आपका पृथ्वी सम्मेलन। डेट है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन का 5 जून 1972। स्टॉकहोम जो है वो आपका स्वीडन देश के अंतर्गत आता है और इस सम्मेलन में 26 सूत्री महाधिकार पत्र का घोषणा किया गया और इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन में जो 26 सूत्री महाधिकार पत्र घोषित किया, मतलब 26 पॉइंट में, मतलब क्या किन किन चीज़ों में सुधार करना है हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, तो वही सब है। तो मतलब टोटल 26 पॉइंट्स है उसमें, उसी को कहा गया है 26 सूत्री महाधिकार पत्र। तो आपको बस ये याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो 26 सूत्री महाधिकार पत्र को कहते हैं, जिसकी घोषणा कब की गई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 5 जून 1972। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, होम, स्टॉकहोम में क्या है, होम मतलब घर, और घर में जितने भी मेंबर होते हैं सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो साथ दो, एक दूसरे का साथ देने के लिए मतलब सभी मेंबर जो है एक दूसरे का साथ देते हैं। तो लास्ट में देखिए 7 और 2 है, तो यहाँ से आपका कुछ पकड़ में आ जाएगा। 5 जून आपको डायरेक्ट याद रखना है। 5 जून जो है वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस भी है। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को ही किया गया था, इसलिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आपको 1972 समझ में आ गया कैसे याद रखना है। अब देखिए ये होम हो गया, अगला है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी भी हमारा क्या है, घर है। तो चूंकि हम लोग घर को पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं 7-2, तो यहाँ पे 7-2 नहीं है, 20 साल आप बढ़ा दीजिए, तो 72 के बाद 92। आप खाली ये याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पृथ्वी, मतलब कि घर और पृथ्वी, पृथ्वी भी हमारा एक घर है, तो स्टॉकहोम और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको 72 याद है तो मन में सोचिए 20 बढ़ाएंगे बस, तो 1992 भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों डेट याद रख सकते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 को रियो 20 भी कहा जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना होगा। क्यों ऐसा, तो क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया था। तो स्टॉकहोम 72 और पृथ्वी सम्मेलन 20 साल बाद। अब रहा पृथ्वी सम्मेलन की क्या क्या उपलब्धियां रही थी। पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये एजेंडा 21 क्या है। तो इधर जैसे हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन में 26 सूत्री महाधिकार पत्र देखे, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। 21 पॉइंट्स में जो चीज़ें हैं वो मतलब मेन पॉइंट्स जो है उसको लिखा गया था और विभिन्न देशों के द्वारा साइन किया गया था। तो एजेंडा 21 कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका पृथ्वी सम्मेलन में प्रकाशित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो स्टॉकहोम के बाद 20 साल बाद। तो स्टॉकहोम कब हुआ था, 1972 में, इसके 20 साल बाद मतलब 1992 में। 1992 में कहाँ पे, तो ब्राज़ील के रियो शहर में। तो एजेंडा 21 आपको याद रखना है। और 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है।
और एक लेख प्रकाशित किया गया था इस टॉपिक पे, आवर कॉमन फ्यूचर। ये नाम भी आपको याद रखना होगा, आवर कॉमन फ्यूचर, हम सभी का साझा भविष्य। तो आपको हिंदी नाम नहीं याद रखना है, आप इंग्लिश नाम याद रखिए, आवर कॉमन फ्यूचर। मेन है ये सब सम्मेलन पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, और पर्यावरण है तो ही हमारा भविष्य है। तो भविष्य दोनों में है, पर्यावरण रहने से ही हमारा भविष्य सही रह सकता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपको याद रहेगा, आवर कॉमन फ्यूचर कब, एजेंडा 21, और ये है रियो 20 मतलब पृथ्वी सम्मेलन। अब पृथ्वी सम्मेलन में 2 संगठन बनाए गए, एक आपका UNFCC और दूसरा कोप। UNFCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये लास्ट का CC मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ, F का मतलब फ्रेमवर्क हुआ, और UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस हुआ। इसी तरह से कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कुल मिला के इसमें भी बहुत सारे देश भाग लेते हैं, बैठते हैं, समझौता किया जाता है, और उस समझौता पे विभिन्न देशों के द्वारा साइन किया जाता है, और फिर उसको पब्लिश किया जाता है। सेम कोप में भी यही है कि बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल होते हैं, जो भी डिसीजन होता है उस पर लिखित रूप से सभी साइन करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इससे ज़्यादा आप लोग को डिटेल में अभी जानने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, और एग्ज़ाम भी इतना टाइम आपको नहीं दे रहा कि आप डिटेल में पढ़िए, और पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992, और पृथ्वी सम्मेलन में आपका 2 संगठन बनाया गया, UNFCC और कोप। अब कोप का क्या है, कोप 1 से लेकर के अभी 28 तक हम लोग देखेंगे, तो मेन वाला ज़्यादा नहीं, कोप 1 देखेंगे, कोप 15 देखेंगे, कोप 27 देखेंगे, 28 देखेंगे, 26 देखेंगे, और कोप 21। और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोप 21, इसको पेरिस समझौता भी कहा जाता है। ये हम लोग जलवायु परिवर्तन वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको याद करना है, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा चीज़ हम लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कोप 1, इसको कहाँ कैसे याद रखना है, ये हुआ आपका बर्लिन में। बर्लिन को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, बर्लिन है जर्मनी में, ये तो आप सभी को पता होगा। बर्लिन को कर दीजिए बोरोलिन, और बोरोलिन हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारी त्वचा कहीं थोड़ा बहुत जल जाता है तब। और जल जाना तो ये किसको इंगित करता है, अगर जलना शब्द है तो ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का गर्म होना, जलना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और जब भी कोई चीज़ थोड़ा सा जलन होता है या फिर जल जाता है तो हम लोग वहाँ पे बोरोलिन लगाते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको, कोप 1 मतलब पहला जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का पहला बैठक बर्लिन में हुआ था। डेट क्या है, 1995। तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून 1972, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन कब, इसके 20 साल बाद मतलब 92। कोप 1 कब है, तो पृथ्वी सम्मेलन में ही कोप का गठन हुआ था, तो पहला कोप का बैठक जो होगा वो आपका इस 1992 के ही आसपास के डेट में होगा, तो इससे बस 3 साल ज़्यादा, 1995। तो आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, ये तो याद रहेगा आपको पृथ्वी सम्मेलन। और आपको ये चीज़ दिमाग में सेट रखना है कि जब पृथ्वी सम्मेलन में 2 संगठन बना, एक UNFCC और कोप, तो कोप कहीं ना कहीं कोप का जो पहला बैठक होगा ये 1992 के आसपास होगा, मतलब पहले तो हो नहीं सकता, तो बाद में होगा, तो बाद में 2-3 साल बाद में, बस आपको ये याद रखना है कि 2-3 साल बाद में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन का। तो यहाँ से आप 1995 वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर सकते हैं। अब है कोप 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था आपका 2015 में, और इसको पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता भी कहते हैं। तो कोप 21 हुआ था पेरिस, सीधा सीधा हम लोग पेरिस समझौता भी बोलते हैं, लेकिन अगर पूरा लाइन अगर लिखना है तो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। किस चीज़ में बात की गई थी, तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इस पर चर्चा की गई थी ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। कोप 21 को आप बिल्कुल अलग से लिख करके याद करिए, इसका डेट है 2015 में हुआ था, और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए था। पेरिस समझौता क्या है, तो एक बहुपक्षीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाध्यकारी समझौता है, छोड़ दीजिए इसको। पेरिस समझौता को 2015 में अपनाया गया है, इसलिए ये कोप 21 कहा जाता है। 2015 सम्मेलन भी हुआ था, अपनाया भी गया था। 2016 में 22 अप्रैल 2016 में हस्ताक्षर के लिए जो भी मेन पॉइंट्स था उसको रखा गया, और 4 नवंबर 2016 तक
पर्याप्त देशों ने हस्ताक्षर किया, मतलब मेजोरिटी से इसको पास किया गया, और पास जब हो गया तो इसको लागू भी कर दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था और जिसको कोप 21 कहा जाता है, इसमें अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ये आप याद रखेंगे। और हस्ताक्षर के लिए जो ओपन किया गया था अप्रैल 2016 से नवंबर 2016 तक, ये था आपका डेट। और पेरिस समझौता की जो परिकल्पना की गई थी वो 2009 में कोपेनहेगन समझौता में की गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो याद रख सकते हैं, कोपेनहेगन में आपका 2009 में पेरिस समझौता की परिकल्पना की गई थी। अब देखते हैं पेरिस समझौते के मुख्य बिंदु। तो जलवायु परिवर्तन पे था, तो जलवायु परिवर्तन में ये CO2 उत्सर्जन की भी बात कही जाएगी। तो इस समझौते में CO2 उत्सर्जन को 20% की कमी करने की बात कही गई। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा बाजार, जैसे कि सौर ऊर्जा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये 20% की वृद्धि करने की बात कही गई। और ऊर्जा दक्षता में, मतलब आज जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसमें 20% की वृद्धि की बात कही गई। तो ये 20% तो सब में कॉमन है। आपको बस ये याद रखना है कि हाँ, CO2 उत्सर्जन में कमी की बात कही गई, नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में हिस्सेदारी जो है वो 20% तक वृद्धि करने की बात कही गई, और ऊर्जा दक्षता में भी वृद्धि करने की बात कही गई। कितना? तो 20%। इसका लक्ष्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, काफ़ी नीचे रखना। लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम में रखेंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक से अधिक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और क्या था? ग्रीन हाउस। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो ये रहा आपका पेरिस समझौते का प्रमुख बिंदु। पेरिस समझौता जिसको हम लोग कोप 21 के नाम से जानते हैं, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग को, मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था, और अमेरिका ने साइन नहीं किया। अप्रैल 2016 से नवंबर 2016 तक साइन के लिए रखा गया था, सिग्नेचर करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कोप 27। कोप 27 2022। रिसेंट वाला जो है कोप 28, ये आपका 2023। तो यहाँ से आप याद रखिए, कोप 28 सबसे लास्ट वाला अभी तक जो है वो कोप 28 है, 2023 है। तो कोप 27 2022 में हो जाएगा। कोप 26 ये 2021 में हो जाएगा। और कोप 15 जिसको पेरिस समझौता भी कहते हैं, सॉरी कोप 21 जो कि 2015 में हुआ था, उसको पेरिस समझौता कहते हैं। ये नंबर पे आपका ईयर नहीं करना है। हमको भी कन्फ्यूज़न हो गया, आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ये नंबर जो है ये ईयर को नहीं बताता, मतलब ये जो नंबर है, जो ईयर है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। ये कोप 15 को हम लोग बाद में देखते हैं। तो लास्ट वाला आपको याद रखना है कि लास्ट में जो हुआ था वो कोप 28 हुआ था अभी, और ये हुआ था 2023 में। तो कोप 27 ये आपका हो जाएगा 2022। कोप 26 ये आपका हो जाएगा 2021। फिर हम लोग याद किए कोप 1 जो कि कब हुआ होगा? तो पृथ्वी सम्मेलन में कोप का गठन किया गया था, और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उसी के 2-3 साल बाद हुआ होगा, मतलब 1995। फिर आपका कोप 21 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हुआ था 2015 में, और इसको हम लोग पेरिस समझौता भी कहते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन पे था। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। तो आप एक जगह लिख के इनको याद रख सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कोप 15, इसका क्या कहानी है। मेन दिक्कत होता है स्टूडेंट्स के साथ ये डेट याद रखने का। तो आप ये तो समझ गए कि अब इनका डेट कैसे आपको याद रखना है। और स्टॉकहोम सम्मेलन, होम में घर में सभी मेंबर एक दूसरे का साथ देते हैं, तो 7/2/1972। तो सारा डेट जो है आपका याद हो गया है लगभग। कोप 27 ये हुआ 2022 में, और जो लोकेशन है वो मिस्र का शर्म अल शेख। आपको ये डेट नहीं याद रखना है, आप बस ये याद रखें 2022 शर्म अल शेख में। और यहाँ पे भारत के ओर से
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने भाग लिया था। अब इनका नाम देखिए, आप ऑप्शन से कनेक्ट कर लीजिएगा आराम से। इनके नाम में भू है, भू मतलब भूमि, और इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भूमि पृथ्वी। और पृथ्वी सम्मेलन में गए थे कौन, तो भूपेंद्र यादव पृथ्वी सम्मेलन के किस में, कोप में गए थे, कोप 2022 वाले में। और ये इसका नंबर क्या था, तो इसका नंबर था 27। अभी 23 जस्ट ख़त्म हुआ है, 24 वाला कोप नहीं हुआ है। तो आप ये याद रख सकते हैं ये चीज़ कि 4 ऑप्शन में 4 नाम मिलेगा भारत की तरफ से, भारत के ही 4 व्यक्ति के नाम रहेंगे, जिसमें से आप ये भू देख करके आराम से पकड़ सकते हैं। विषय क्या था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मतलब कि पर्यावरण को सही रखने के लिए किस प्रकार का जीवन शैली हम लोगों को अपनाना चाहिए। इसमें भी मूल बात वही है कि वैश्विक तापमान को किस प्रकार से नियंत्रित रखा जाए। फिर आता है कोप 28, जो कि यूएई के दुबई में हुआ था। तो आप बस ये याद रखिएगा, दुबई में। तो लास्ट वाला दुबई में और सेकंड लास्ट वाला मिस्र में, ये 2 का याद रखना है। कोप 1 भी याद रखना होगा, कोप 1 हुआ था बर्लिन में। उसके बाद कोप 21 जो कि आपका 2015 में हुआ था, तो इसको हम लोग पेरिस समझौता कहते हैं, तो ये पेरिस में ही है, हुआ होगा, पेरिस नाम से ही समझ में आ रहा है। तो कुछ एक के आपको जगह याद रखने हैं और डेट याद रखने हैं। फिर आपका कोप 26, तो कोप 28 जो है वो 23 में हुआ, कोप 27 जो है वो आपका 22 में हुआ, तो कोप 26 कब होगा, 2021 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ये नाम आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये करंट में भी नहीं है और ना तो फर्स्ट है ना ही लास्ट है, तो इसलिए ये इसका नाम जगह ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा। ये पहले भी हम लोग देखे थे, तो आप ये चीज़ देखिएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इससे ज़्यादा नहीं होने देना है किसी भी सूरत पे। और इसमें 140 देशों ने उत्सर्जन को एब्सोल्यूट जीरो लाने के अपनी तिथियों की घोषणा की। 140 देशों ने कहा कि हम इस डेट तक एब्सोल्यूट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, मतलब कि कार्बन एमिशन को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो स्तर तक पहुंचाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में कि भारत अपना लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक। 2070 तक भारत घोषणा किया है कि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो को प्राप्त कर लेंगे, और इसके लिए इन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया है। पंचामृत का मंत्र क्या है, तो आप सबसे लास्ट वाला देखिए, ये 5 पॉइंट दिया हुआ है, और इन 5 पॉइंट में सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए, 2070 तक भारत जो है एब्सोल्यूट जीरो लक्ष्य है वो हासिल करेगा। ये हो गया। बाकी जो है टारगेट ईयर जो है 2030 है, 2030 तक अचीव कर लेना है बाकी चीज़ों का। तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को विकसित करेगा, और तथा अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत किससे पूरा करेगा, अच्छे ऊर्जा से, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, मतलब 1 अरब टन की कमी करेगा, जितना भी कार्बन उत्सर्जन करता है उसमें 2030 तक में 1 अरब टन की कमी कर लेगा भारत। और 2030 में और क्या टारगेट लिया गया था, अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। आपको ये याद रखना है, 2070 में एब्सोल्यूट जीरो, ये आपको बस याद रखना है। बाकी क्या ध्यान में रखना है कि 2030 कोई डेट है, 2030, और बस 500 गीगावाट ये याद रख सकते हैं, 50%, 1 बिलियन टन, सिर्फ डायरेक्ट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लगभग 50%। इससे ज़्यादा आप कुछ मत याद रखिए। फिर 2 प्रोटोकॉल है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, एक क्योटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल। जब भी क्योटो और मॉन्ट्रियल ये दोनों को साथ में याद रखें। मॉन्ट्रियल हुआ था 87 में और क्योटो हुआ था 97 में। और इसको आप याद रखना है तो देखिए एक शब्द बना लीजिए, मोटो। एमओ से हो जाएगा मॉन्ट्रियल
और टीओ से हो जाएगा क्योटो, टो लास्ट वाला टो है क्योटो। तो आप मोटो याद रखिए, मॉन्ट्रियल और फिर क्योटो। अगर ये शब्द आपको याद रह गया तो ये दोनों में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। एक हुआ 1987 में और एक हुआ 10 साल बाद 1997 में। तो 87-97 ईजिली आपको याद रह जाएगा। मिसिंग होता है कि मॉन्ट्रियल 1987 था कि 1997 था। तो आपको ये शब्द बता दिए, मोटो याद रखिए, मॉन्ट्रियल और क्योटो। क्योटो हुआ था 1997। क्योटो आप जान रहे कहाँ है, जापान में। क्योटो में देखिए स्टार्टिंग में क है, यहाँ पे भी कार्बन, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया। और मॉन्ट्रियल में किस पर जोर दिया गया, ओजोन परत पर, ओजोन परत के संरक्षण पर। तो ओजोन परत का क्षरण किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले गैसेस से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस है इनके उपयोग को कम करने पर बल दिया गया। ये वाला याद रखना है आपको। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्यों ऐसा, क्योंकि 5 जून 1972 में हुआ था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, और जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात सबसे पहले विश्व स्तर पर कही गई थी। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत क्षरण की बात को कम करने की बात कही गई थी। इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस कहा जाता है, मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम क्या क्या उठाए गए। तो भारत के प्रमुख स्टेप्स को अब देखते हैं। अब ये भी आप आराम से याद रख सकते हैं। मेन है यहाँ पे आपको डेट से याद रखने बस। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। और होम में कि घर में क्या होते हैं, सभी लोग साथ देते हैं एक दूसरे के, तो साथ दो। इसी के 20 साल बाद क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992। और फिर इसमें UNFCCC और कोप के संगठन हुआ। तो कोप फर्स्ट जो होगा वो कब होगा, तो इसी डेट के आसपास, मतलब 2-3 साल बाद। तो 3 साल बाद कर दीजिए 1995। फिर आपका कोप 21 जो कि 2015 में हुआ, और इसको पेरिस समझौता भी कहते हैं। और कोप 1 जो हुआ था वो आपका बर्लिन में हुआ था। बर्लिन को कैसे याद रखना वो भी बताए थे। लास्ट वाला कब हुआ, कोप 28 नंबर का है ये हुआ 2023 में UAE के दुबई में। कोप 27 2022 ये कहाँ हुआ, मिस्र में। पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो 20 कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन मतलब रियो 20 में एक लाइन आपको ध्यान रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। इस पर लेख प्रकाशित हुआ था। कोप 27 जो मिस्र में हुआ था वो जगह था शर्म अल शेख। तो इतने फैक्ट्स जो है आपको याद रखना। फिर क्योटो और मॉन्ट्रियल, उसके लिए बोले मोटो। मो से हो जाएगा मॉन्ट्रियल और इससे हो जाएगा क्योटो। क्योटो में क्या है, क है, तो क से हो जाएगा कार्बन। तो ये कार्बन के बारे में बात कही गई थी यहाँ पे, उसका उत्सर्जन को कम करने का। और मॉन्ट्रियल में ओजोन लेयर को बचाने की बात कही गई थी। और दोनों में 10 साल का अंतर है, एक 1987 तो एक 1997। ओजोन परत दिवस कब होता है, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और
डेट था 16 सितंबर, इसलिए 16 सितंबर को ही हम लोग ओजोन परत दिवस भी मनाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को याद कर चुके हैं। अब साफ तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा मंत्रालय का गठन हुआ। तो मंत्रालय का गठन होता है सबसे पहले, फिर याद रखना है अधिनियम बनता है, और ये सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए है। मंत्रालय का पूरा नाम है पर्यावरण और वन मंत्रालय, उस समय नाम हुआ करता था। अब जो नाम है वो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इतना दिमाग नहीं लगाना है, अब बस ये याद रखिए कि मंत्रालय, पहले मंत्रालय होगा, मंत्रालय का गठन होगा, फिर अधिनियम बना, मतलब नियम कानून बने उसके। तो अधिनियम, और ये किस लिए हो रहा है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण कब बचाया जा सकता है? जब हमारे वन जो है वो जीवित रहे तब। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वन चाहिए, वन, और वन रहेंगे तभी क्या होगा? जल होगा, बरसात होगी। और आप लोग देखे होंगे कि जो जलीय क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता और वन, जल, जैव विविधता, यही सभी कंप्लीट रूप से पर्यावरण का निर्माण करता है। तो पर्यावरण नीति, और फिर लास्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये आपको जो है कुछ कुछ फैक्ट और ईयर पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले मंत्रालय बनता है, मंत्रालय कैसे चलेगा? उसके लिए कानून होना चाहिए। तो अधिनियम बनेगा, किसके लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए वन चाहिए। तो वन, वन रहेगा तो क्या होगा? बरसात होगी, जल, तो जल। और फिर जल में सबसे अधिक, मतलब कि जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है? जैव विविधता। फिर आता है आपका जैव विविधता, और फिर पर्यावरण नीति, और लास्ट में ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप अगर एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब डेट याद रखिए, 85 से कहानी शुरू होता है, 1985, 1986, फिर 1988। 1987 में क्या हुआ था आपका? तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और जिसमें ओजोन परत की क्षरण में कमी कैसे किया जाए उस पर डिस्कस किया गया था। तो 85 में मंत्रालय बना, 86 में अधिनियम बना, 88 में वन नीति, फिर आपका 2002 में जल नीति और जैव विविधता। जल और जैव दोनों एक साथ है, जल जैव, जल और जैव विविधता दोनों कब बना? 2002 में। अब इसको देखिए याद रखा जा सकता है। अगर सही तरीके से पर्यावरण संरक्षण को नहीं किया जाए तो हम लोग 2 बूंद जल के लिए तरस जाएंगे। कितने बूंद के लिए? 2 बूंद जल के लिए। तो 2-2 बूंद, तो 2-2, और ये गोल गोल है तो बूंद, 2-2 बूंद के लिए भी हम लोग तरस जाएंगे जल के लिए। तो जल नीति 2002 में, और जल के साथ ही याद रखिएगा जल जैव, जल जैव। तो जल और जैव एक जैसा लगेगा सुनने में। तो जैव विविधता भी कब होगा? 2002 में। पहला जो है मंत्रालय 85 में, मंत्रालय के बाद अधिनियम 86 में, मॉन्ट्रियल 87 में, 88 में क्या होता है आपका? वन, और जल और जैव 2002। और फिर है आपका पर्यावरण नीति, नीति बनता है 2004 में। अब देखिए नीति बनाने के लिए क्या करना होगा? 2-4 लोग मिलेंगे तभी होगा। तो 2-4 लोग हैं इसमें, 2-4 लोग, तो पर्यावरण नीति बनाए। फिर है लास्ट में ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसमें लास्ट में 2010। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर कनेक्शन बना सके या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सके तो चीज़ें जो है इजीली आपको याद हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट अगर आप याद करते हैं तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आप भूल जाइएगा, और अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप भूल रहे हैं तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन की खराबी नहीं होती, वो आने वाले बहुत से क्वेश्चन के लिए आप जो है डगमगा जाते हैं। और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बिल्कुल दूसरा जैसा होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होता है उनको क्वेश्चंस जो है ईजी लगता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में अपीयर होता है वो बच्चा ईजी क्वेश्चन में ही गलती कर लेता है। इसका रीज़न है एग्ज़ाम का प्रेशर। तो जब हम लोग को पता है ये चीज़ कि हम लोग को रटना ही है ये डेट्स, तो क्यों ना थोड़ा सा दिमाग लगा के रटा जाए, ताकि जब ऑप्शन देखे तो कुछ तो दिमाग में क्लिक करे, तो हम लोग आंसर के ज़्यादा करीब तक पहुंच सके। अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हैं ना जेपीएससी में, तो आप बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे सही आंसर तक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका।
तो कोई भी टॉपिक को आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के मत जाइएगा, कुछ कुछ ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगर 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछने वाला है और आप कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन के अगर आप डायरेक्ट आंसर में नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 ऑप्शन ज़रूर एलिमिनेट कर लेंगे और वहाँ से आपका आंसर का मतलब क्वेश्चन के सही होने का चांस जो है बढ़ जाएगा। तो बस यही कहना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ करके मत जाइए इस एग्ज़ाम में। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की। अब यहाँ पे देखिए 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, पर्यावरण दिवस। और फिर 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत क्षरण को कैसे कम किया जाए उस पर बात किया गया था। तो 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 2 आपका पहले से कवर है। अब आपको 3 मंथ याद रखना है, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में 2 होंगे, अप्रैल फिर मई। तो जो 1 वाला सीक्वेंस था सेम टू सेम यहाँ पे चलेगा, पहले 1 होगा और फिर जल होगा। तो 1 21 मार्च, जल 22 मार्च। जल के लिए वही फिर 2-2 बूंद वाला कंसेप्ट है, 2-2 बूंद जल। तो 2 यहाँ पे देखिएगा, बीच का 0-0 हट गया क्योंकि ईयर नहीं है, ये दिवस है। तो जल आप कनेक्ट कर लिए 22 मार्च को, और जल से एक दिन पहले 1, तो ऊपर होता है 1, तो 1 कितना, एक दिन पहले 22 से एक पहले, तो 21 मार्च, 21 मार्च 1 और 22 मार्च जल, मतलब जल से आप कनेक्ट कर लिए इस चीज़ को। और इसके पहले भी हम लोग जल से इसको कनेक्शन बनाए थे 2002, नीति कब बना था, जल नीति, ठीक है। और इसी जल से जो भूमि होगी वो क्या हो जाएगी, नम। तो विश्व नम भूमि, तो नम भूमि में भी आपका क्या दिखेगा, 2 मतलब क्या, 2 2, तो 2 मतलब 2 दिन और 2 होता है फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी। तो यहाँ पे भी दिख रहा है वही चीज़, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 2 फरवरी, अगर फरवरी को क्या लिखेंगे, 02 लिखते हैं। तो जल को आप कनेक्ट कर लीजिए 2-2, और मार्च खाली याद रखना है, 22 मार्च। तो 1 एक दिन पहले 21 मार्च। और नम भूमि, नम भूमि क्यों होती है, जल के वजह से होती है, मतलब इसमें भी 2 दिखेगा, तो 2.2, 2 फरवरी। तो आपका मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, 22 अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई, 22 मई। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो पृथ्वी के बाद क्या है, जैव विविधता। उधर हम लोग क्या याद कहते हैं, जल जैव। और जल जैव दोनों, जल नीति और जैव विविधता नीति, ये आपका 2002 में आया हुआ था। तो यहाँ पे भी 2-2 ही है, देखिए सिर्फ मंथ बदल गया, यहाँ पे मई हो गया, मार्च अप्रैल मई। पृथ्वी के बाद आप याद रखिएगा जैव विविधता। तो आपका ये भी आपका ख़त्म। वीडियो को देखिए शुरू से, तो आपको ये कनेक्शंस ज़्यादा इजीली याद होगा। CNT SPT ये भी कवर हो चुका है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो है जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होता है, ये आप लोग साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे। किसी एक क्षेत्र में जो जीवों की, पेड़ पौधों की विभिन्नताएं होती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो आपको दलदली भूमि में देखने को मिलेगी, जहाँ पे भूमि जो है नम हो। तो जैव विविधता ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और वर्षा जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपका विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में मिलता है, इसलिए सबसे अधिक जैव विविधता जो है आपको विषुवत रेखा के पास देखने को मिलेगी। और जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, जैव विविधता घटती चली जाएगी, और अगर ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैव विविधता शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, तो नाम है वॉल्टर जी रोसेन। और जैव विविधता के जो जनक है वो है E.O. विल्सन, मतलब एडवर्ड विल्सन। तो एक है विल्सन और एक तरफ है रोसेन, ये 2 नाम आपको याद रखना है, ये भी याद रखा जा सकता है। अब जैसे कि जैव विविधता शब्द की बात कही गई, तो जैव विविधता शब्द जो भी खोजा होगा वो इंसान जैव विविधता के प्रति बहुत सेंसिबल हो रहा होगा, ये मान के चलते हैं। तो और अगर इंसान सेंसिबल रहा होगा और उस जैव विविधता में कमी आ रही है, जो कि आ ही रही थी पर्यावरण पर्यावरण के ख़राब होने के कारण, तो जो भी इंसान है जो सेंसिबल है
वो क्या करेगा, रोएगा, तो रोसेन। और जनक का बात कहा जाए तो जनक मतलब पिता होता है, और यहाँ पे क्या है, सन, सन मतलब बेटा हो गया, तो विल्सन। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, ये सेन है, ये है सन, तो सन यहाँ पे है, तो ये बाप और ये बेटा। और यहाँ पे जी रोसेन, ये क्या करते हैं, जैव विविधता के प्रति काफ़ी सेंसिबल है, और जैव विविधता कम हो रही है तो ये रो रहे हैं, तो रोसेन। तो इस तरह से सोच समझ के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या है, वर्षा और अत्यधिक तापमान, मतलब अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। विषुवत रेखा के करीब ये चीज़ मिलेगा, ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता में कमी होने लगेगी, और ध्रुव से आप अगर विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। फिर है जैव विविधता का जो दूसरा नाम है उसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको उष्ण स्थल कहते हैं। आप हॉट स्पॉट याद रखिएगा, वो ज़्यादा सुविधाजनक है। अब जैव विविधता को संरक्षण करने की विधियाँ, तो दो प्रकार की विधियाँ हैं, एक इन सीटू संरक्षण जिसको स्वस्थानीय संरक्षण भी बोलते हैं, और एक है एक्स सीटू जिसको पर स्थानीय भी बोलते हैं। तो इन सीटू संरक्षण में क्या किया जाता है कि जो भी पेड़ या फिर जो भी जीव जंतु जिसको संरक्षण करना है, तो उसके प्राकृतिक आवास में, मतलब वो जहाँ पे नेचुरली उसका घर हुआ करता था, मतलब जहाँ पे उनका हैबिटेट है, रह रहे थे, उसी जगह पे उनको संरक्षण कर दिया जाए, तो उसको इन सीटू संरक्षण में कहते हैं। तो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र होगा, जो जंगल वंगल है, वहीं पे जो वहाँ के जो जानवर हैं उनको वहीं पे संरक्षित किया जाता है बाहरी लोगों से। तो वन्य जीव अभ्यारण्य इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। एक्स सीटू संरक्षण में क्या है कि कोई भी पौधा है या फिर जीव जंतु है, उसको उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जहाँ पे वो निवास करता था, वहाँ से उठा करके किसी अन्य जगह ले जाया गया और फिर वहाँ पे संरक्षित किया गया, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया या फिर वनस्पति उद्यान हो गया, तो वो एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। पूरे विश्व भर में 35 जैव विविधता के एक्टिव सेंटर है, मतलब सक्रिय केंद्र है 35, जिसमें से 35 में से 4 जो है वो भारत में है। पूरे विश्व में 35 है, उन्हीं 35 में भारत के 4 हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब अरब सागर के तरफ, और पूर्वी घाट ये बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला क्षेत्र है। फिर है पूर्वी हिमालय, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये 4 जो है हॉट स्पॉट्स हैं भारत के। जैव विविधता के लिए कब सम्मेलन हुआ था, तो ये कोप 15 में हुआ था, इसको अलग से आपको याद रखना है। और ये हुआ है 2022 में। कहाँ पे, तो मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। जैव विविधता के लिए जो सम्मेलन हुआ था तो कोप 15 में 2022 में हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल के कनाडा, मतलब कनाडा के मॉन्ट्रियल में। थीम क्या था, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण करना। 22 मई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक बार रिपीट करते हैं इसको, देखिए। सबसे पहले जल, जल 2-2 बूंद, तो 22 मार्च जल दिवस। इससे एक दिन पहले 21 मार्च जल कब गिरेगा, मतलब बरसात कब होगी, जब वन रहेगा, तो वन दिवस। और जल के होने से नमी बनी होती, मतलब नम भूमि, नम भूमि। तो यहाँ पे भी आपको 2-2 ही दिखेगा, लेकिन पॉइंट में 2 का मतलब हुआ 2 और 2 का मतलब हुआ फरवरी, तो ये हो गया 2 फरवरी। तो नम भूमि, वन, जल, ये दोनों हो गया, तीनों। फिर है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है जैव विविधता। कुछ नहीं करना है, मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, और अप्रैल के बाद यहाँ पे मई हो जाएगा, और बाकी 22 रहेगा। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। और फिर आपका आता है 16 सितंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इस दिन, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हो गया। और एक है आपका 5 जून पर्यावरण दिवस। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग याद किए हैं, आप भी कर सकते हैं, और आपका दिमाग हो सकता है कि और भी बढ़िया चल रहा हो इन चीज़ों में,
तो आप अपना भी कोई कनेक्शन बना सकते हैं। कुल मिला के आप याद रखिए और एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करिए। COP15 हुआ था आपका 2022 में, और इसका जो पहला भाग हुआ वो चीन के कुनमिंग शहर में हुआ था, और इसमें जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, और इसमें 100 से अधिक देशों के द्वारा अपनाया गया। यहाँ पे जो भी घोषणा किया गया इस कुनमिंग में, तो कुनमिंग के जो भी घोषणा हुआ कुनमिंग में, उसको 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया। इसका जो दूसरा भाग हुआ वो आपका मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ है आपका? कनाडा में। तो जिसके कारण COP15 को कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता भी कहा जाता है, और ये हुआ है 2022 में। आप ये चीज़ देखिए, COP15 किसके लिए है? जैव विविधता के लिए है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपको याद नहीं रहेगा, इसे सीक्वेंस में याद रखिएगा और पकड़ लीजिएगा बस। तो 22 मई या 22 चुपचाप से कर दीजिए 2022। तो ये COP15 कब हुआ था? 2022 में। डेट भी हो गया आपका। तो एक के बाद एक कनेक्शन आपका बन गया इसमें, बहुत अच्छा। अब है GBF, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें भी देखिए यही 2030, बस आपको वो चीज़ ध्यान रखना है 2070 तक एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचना है, और बाकी का लक्ष्य भारत देश जो है वो कब रखा है? 2030 तक का रखा है। 2030 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य, आपको कुछ नहीं करना है। COP15 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसको देखिए। यहाँ पे भी आपका 2030 दिखेगा, 2030, 2030, 2030, सब में आपको लगभग 2030 ही आपको नज़र आ रहा है। 2030 तक क्या करना है? देखिए पहला पॉइंट, विश्व स्तर पर थल और जल मतलब भूमि और जल का जो निम्नीकरण हो रहा है उसमें 30% तक की कमी करना है 2030 तक। और क्या है? 30% क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन करना। तो ये 30% याद रखिएगा। और उधर हम लोग जो पढ़े थे वो लगभग 50% की बात कर रहा था। फिर यहाँ पे क्या है? कीटनाशकों का, ये कीटनाशकों का जोखिम को 50% तक कम करना है। बस ये मेन पॉइंट है, हो गया। अब आता है राष्ट्रीय जीन बैंक। भारत में और भी क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए? तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है न्यू दिल्ली में 1996। फिर आपका चेन्नई में भी एक सेंटर है और एक सेंटर लखनऊ में भी है। तो जीन बैंक 3 जगह है, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। तो जीन बैंक ये आप याद रखिएगा, दिल्ली, चेन्नई और लखनऊ 1996 में। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका ये वाला पूछ सकता है कहाँ पे खोली गई थी सबसे पहले। जैव विविधता अधिनियम, तो जल और जैव ये 2 चीज़ हम लोग किए थे 2002, वो था जल नीति और जैव विविधता नीति। ये आपका क्या है? जैव विविधता अधिनियम। इससे पहले हम लोग एक अधिनियम और देखे थे, उसको कैसे याद रखे थे? पहले मंत्रालय बना, फिर अधिनियम बना। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना था, तो देखिए मंत्रालय बना 1985, अधिनियम बना पर्यावरण का 1986, मॉन्ट्रियल हुआ 1987, उसी तरह से फिर 1988 में आपका वन होता है, और फिर जल 2002 में, जल के साथ जैव ये भी 2002 में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, और नेशनल ट्रिब्यूनल जो था वो 2010। तो वो आपका दूसरा था। यहाँ पे है अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, लेकिन जल और जैव आपका हम लोग को तो क्वेश्चन बनाना है जल और जैव, तो वहाँ पे भी 2002 ही था, यहाँ पे भी 2002 ही कर दीजिए चुपचाप से। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि चेन्नई में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो जैव विविधता वाला प्राधिकरण कब? 1 साल बाद। पहले अधिनियम बना 2002 में, फिर प्राधिकरण आ गया 2003 में। देश का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल, ये इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता विरासत स्थल प्रथम। तो ये कर्नाटक राज्य के बेंगलोर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें नेल्लूर जगह है, नेल्लूर जगह का इमनी स्थल। तो आपको ये नाम याद रखना है, इमनी स्थल नेल्लूर का। तो ये 2 डेट और आया 2002, जैव विविधता जैसे मिलेगा 2002 कर देना है, और 2003 में प्राधिकरण बना इसका। इमनी स्थल याद रखिएगा,
प्रथम विरासत स्थल है जैव विविधता का। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। तो 1992 नैरोबी में। ये आपको अलग से कहीं नोट करके याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया 2010 को, और जैव विविधता दशक जो है वो 2010 के बाद, तो 11 से लेकर के 20 तक, 2011 से 20, तो 2010 जो है वो जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया, और 2011 से लेकर के 2020 तक का जो समय था वो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया। इसके लिए कनेक्शन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप याद रख सकते हैं। कोप 11 हुआ था आपका भारत में, भारत के कहाँ? हैदराबाद में। और एक चीज़ आप याद रखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसका भी संबंध किससे है? तो जैव विविधता से है। कार्टाजेना का संबंध जैव विविधता से है। कोप 15 का संबंध जैव विविधता से है। कोप 15 कब हुआ था? 2022 में हुआ था, और इस पर किसकी बात कही गई थी? जैव विविधता की बात कही गई थी। कैसे याद रखना है वो बताए थे। जैव और जल तो 2-2 है, तो यहाँ से हो गया था आपका 2022, और जैव विविधता दिवस 22 मई को, तो इसको भी याद करवाए हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप, तो यह है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। और भारत में क्या है? कोरल या फिर प्रवाल द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का ही नाम है। तो ये सब चीज़ को, इसके लिए कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, और फिर इंडियन ज्योग्राफी में आप फिर से पढ़ेंगे ही। IUCN का क्या काम है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है वो खाली देखिए, रेड डेटा बुक जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। इसमें क्या होता है? लुप्त होने वाले जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की सूची होती है। एक नोट है देखिए, शाकाहार जो है वो जैव विविधता को प्रमोट करता है। भारत में बाघ का जो गणना वर्ष है वो 1972 है, गणना वर्ष। और इसका भी अधिनियम कब बना? 1 साल बाद, 1973 में। 72 में को गणना वर्ष कहा गया, और 73 में क्या हुआ? अधिनियम आया। जैसे हम लोग ऊपर में अभी देखे थे, जैव विविधता का जो 2002 था अधिनियम बना, और प्राधिकरण कब बना? 2003 में। तो यहाँ पे भी 1 साल बाद ही हो रहा है। तो बाघ 1972, और फिर 73 में अधिनियम बना बाघ के लिए। बाघ वर्ष कब घोषित किया? 2010, और 2010 को ही जैव विविधता वर्ष भी घोषित किया गया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला। कैलाश देखिए पहाड़ का नाम है, पर्वत का, और यहाँ पे बाघ रहता है, ऐसा समझिए। वर्ष 2010 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में हाथियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? ये भी आपका 2010 में। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया। जैव विविधता वर्ष आपका 2010, बाघ वर्ष ये भी 2010। 1992 में गजतमे नाम से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। कहाँ से? तो झारखंड के सिंहभूम जिले से। तो ये आपको याद रखना है, ये झारखंड से रिलेटेड है। और झारखंड जीके में भी इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे कि 1992 में गजतमे, जो कि हाथी परियोजना है, और इसकी शुरुआत सिंहभूम से हुई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना है, किसके लिए चलाई जाती है? गिद्धों के संरक्षण के लिए। और गिद्धों की संख्या जो कम हो रही है वो कौन सी दवाई से? डाइक्लोफेनोक, ये दवाई के कारण गिद्धों की संख्या कम हो रही है। इनमें कनेक्शंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो है विश्व के टोटल मैंग्रोव वनस्पति का 3.3% है, और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन है। तो जैव विविधता भी खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में हम लोग लगभग चीज़ें पढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना। क्यों हो रहा है औसत तापमान क्यों जा रहा है? तो ग्रीन हाउस गैसेस इसका एक कारण है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, ओजोन याद रखना है आपको। और ग्लोबल वार्मिंग की जो संकल्पना दी गई थी वो फोरियर के द्वारा, तो ये फोरियर के द्वारा सिर्फ याद रखिएगा, डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना बोला गया है? 14 डिग्री सेल्सियस।
आप सिर्फ ये याद रखिए, फोरियर। ग्लोबल वार्मिंग का और भी अन्य कारण है, जैसे प्रदूषण है, वनों की कटाई है, उद्योगीकरण है और वाहनों का धुआं। कार्बन उत्सर्जन करने वाला प्रमुख देश, सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किया जाता है चीन के द्वारा 30%, फिर अमेरिका 15% और भारत 7%, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 9%। ये सभी हम लोग कर चुके हैं। तो ये सभी हम लोग कनेक्शन के जरिए याद किए हैं। अब हम आता है अर्थ आवर सूट डे। तो ये ऐसा दिन है कि जिस दिन पूरे वर्ष का जो संसाधन है वो उपयोग कर लिया जाता है, मतलब वर्ष भर का जो संसाधन है इस दिन आकर के खत्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं अर्थ आवर सूट डे, जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है। मतलब एक साल का जितना भी संसाधन है उसको जिस दिन तक हम लोग यूज कर लेते हैं वही दिन अर्थ आवर सूट डे कहलाता है। अब ये आप देखिए अर्थ आवर क्या है। तो अर्थ आवर जो है प्रत्येक साल मार्च का जो लास्ट सैटरडे है, मार्च का लास्ट सैटरडे को अर्थ आवर मनाया जाता है 8:30 बजे से 9:30 बजे रात का। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से की गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं, अर्थ आवर मनाने का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। कौन मनाया इसको पहले, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश क्या है, हम लोग का टारगेट क्या है, भारत का टारगेट है 2070 तक। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसे देश हैं जहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन होता है, पनामा, भूटान, सूरीनाम। और भूटान तो हमारा पड़ोसी देश भी है। भारत ने वर्ष 2021 के कोप 26 के सम्मेलन में 2070 तक एब्सोल्यूट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये आपको याद रखना है, कोप 26 में। तो कोप 28 ये 2023 में हुआ, कोप 27 ये आपका 2022 में हुआ, कोप 26 ये आपका 2021 में हुआ, और कोप 15 ये आपका 2022 में होता है। 2022 में आप देखिए कोप 27 भी है, खाली डेट अलग अलग है, ईयर सेम है। इसमें जैव विविधता की बात कही गई थी। जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को है। थोड़ा पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं इसको। तो ये 2070 तक जो अचीवमेंट कर लेना है ये कहा गया था कोप 26 में भारत के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक भी कवर हो जाता है। मेरा नाम अमित कुमार है और 7 to 10th JPSC में मेरा रैंक 110 रहा है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। और वीडियो किस तरह लगता है आप लोगों को क्लासेस, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके, क्योंकि वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।